अमीर साहब, काफ़ी हैपनिंग्स हो रही हैं और हम जिक्र कर रहे हैं जो सिंध पुलिस की जानिब से एक एक्ट होता है, फिर एक रिएक्ट होता है और फिर दोबारा एक्ट होता है। आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह देखते हैं जो सिंध में हुआ? देखिए, 1.5 लाख की फोर्स पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है। वो 1.5 लाख की फोर्स के अगर कमांडर इन चीफ को आप अगवा का लफ्ज़, चले मैं इस्तेमाल नहीं करता, अगवा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी, लेकिन उसको अगर आप रात को उठाकर लेके जाएं और आप उसको कहें कि तुम ये एफआईआर दर्ज करवाओ या आप उससे कहें कि तुम ये गिरफ्तारी करो, तो ये बहरहाल एक शर्मनाक मामला तो है। अब आप देख लें कि इस वक्त इंडियन मीडिया जो है वो इसको किस तरह से हाईलाइट कर रहा है, इंडियन जो सोशल मीडिया है वो कैसे हाईलाइट कर रहा है इसको, और बल्कि एक उनके सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के प्रशांत पटेल, मैं आज उनकी एक ट्वीट देख रहा था तो उन्होंने ये ट्वीट की, यानी आप देखें कि तिल का पहाड़ कैसे बनाया जा रहा है। चूंकि कुछ हमारे यहाँ हुआ था तो उसको लोग फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी कराची के अंदर कराची पुलिस और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान स्कमिशेस हुई हैं, झड़पें हुई हैं। सोशल मीडिया में बड़ा जिक्र है। झड़पों में जी, उन झड़पों में कराची पुलिस के 22 लोग मारे गए। आप अंदाजा कर लें कि वो चीज को किस तरह से, जो चूंकि 5th जनरेशन वॉरफेयर है, प्रोपेगेंडा है। अब वहां पे जो इंडियन जो उसकी ऑडियंस है वो तो इस चीज को समझ रही होगी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तानी फौज ने शायद कू कर दिया है पाकिस्तान के दारों के खिलाफ, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। देखिए, ये तो हम जानते हैं कि कैप्टन सफदर सिंध हुकूमत के मेहमान थे, बिलावल के मेहमान थे, पीपल्स पार्टी के मेहमान थे, उनको सिंध हुकूमत गिरफ्तार नहीं कर सकती है। हमारी पुलिस इतनी अच्छी नहीं है मुर्तजा साहब कि वो छोटे छोटे मुकदमात के ऊपर जाके लोगों को गिरफ्तार कर ले। यहां तो बड़े बड़े भयानक मुकदमात हो रहे हैं दर्ज, उनमें पुलिस काम नहीं करती है, कार्रवाई नहीं करती है। लोगों को सिफारिशें करवानी पड़नी है, लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं थानों के, लोगों को रिश्वत खिलाना पड़ती है, फिर जाके पुलिस काम करती है। यहां पुलिस इतनी मुतहरिक हो गई। अच्छा, जब आईजी साहब को उठाया तो आईजी साहब ने कहा उनसे कि यार अगर आपने इनको पकड़ना है, अरेस्ट करना है तो आप इनको अरेस्ट कर ले, जब ये कल इनकी वापसी की फ्लाइट है लाहौर की, जब ये एयरपोर्ट जा रहे होंगे तो आप इनको रास्ते में गिरफ्तार कर लें। अगर आप इनको रास्ते में गिरफ्तार नहीं करना चाहते तो जब ये एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो आप इनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लें, क्योंकि एयरपोर्ट जो है वो भी फेडरल गवर्नमेंट की टेरिटरी में आ जाता है। तो आप यहां से क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं? ये जो कुछ हुआ है ये किसी तौर पर भी इसका दिफा नहीं किया जा सकता। और ये मुझे बताएं कि देयर इज नो डिनाइल, जो आप कह रहे हैं सारे से, नेशनल डायलॉग की, बैठ के टेबल पर बात करने की आज कितनी ज़रूरत है हमें। हम पता नहीं किस सिमत में बढ़ते जा रहे हैं, तनाव का माहौल है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हम अगले दिन उठते हैं और ऐसी स्टेटमेंट, ऐसे बयानात आते हैं दोनों साइडों से कि यूँ लगता है कि जैसे अभी कोई बहुत बड़ा वाक़या हो जाना है या कोई बहुत बड़ी चीज़ हो जानी है जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, मैं अभी लोधी साहब को सुन रहा था, मुझसे पहले आप उनसे बात कर रहे थे। लोधी साहब ने एक आर्टिकल शायद लिखा था या किसी प्रोग्राम में उन्होंने इसी किस्म की बात की थी कि एक नेशनल डायलॉग की जरूरत है। एक नेशनल आपको एजेंडा बनाना पड़ेगा जिसके ऊपर आपके सिविल मिलिट्री लीडरशिप और बाकी जो रियासत के स्टेक होल्डर है वो बैठ के इसके ऊपर काम करें। जब आसिफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस बने थे तो उन्होंने अपना जब हल्फ लिया और उससे पहले जो एक सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में एक कार्रवाई होती है जिसमें जाने वाला चीफ जस्टिस आने वाले चीफ जस्टिस को कमान सौंपता है, तो मैं उस वक्त मौजूद था। तो उस वक्त आसिफ सईद खोसा साहब ने ये कहा कि मैं सदर मुमलिकत से दरख्वास्त करूंगा कि वो वही बात जो आप फरमा रहे हैं कि मैं सदर मुमलिकत से दरख्वास्त करूंगा कि मुल्क में कोई नेशनल डायलॉग किया जाए, मुल्क में नेशनल कंसेंसस बिल्ड किया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब बेचारे चले गए, अगले चीफ जस्टिस भी रिटायर होने वाले हैं आगे अगले साल, लेकिन किसी ने नहीं सुनी है। इस वक्त अशद जरूरत है कि नेशनल डायलॉग जो है उसके ऊपर हमें आना पड़ेगा, क्योंकि ना तो हमारे ताकतवर इदारे रिट्रीट करने को तैयार हैं जो उन्होंने स्टांस ले रखा है, ना ही हमारे सियासतदान जो है वो रिट्रीट करने को तैयार हैं। सियासतदानों की भी अपनी अपनी पोजीशन हो चुकी हुई है, ये सब सब्जेक्टिव अप्रोच पर काम कर रहे हैं और हमारी अदालतें जो है वो बिल्कुल खामोश है, वो भी नहीं देख रही कि कौन कहाँ गलत है। हमारा मीडिया जो है उसकी भी ऑब्जेक्टिविज्म खत्म हो चुका हुआ है, मीडिया भी सब्जेक्टिव रिपोर्टिंग कर रहा है। कुछ लोग हैं जो हमारी फौज के हामी हैं, कुछ फौज के खिलाफ एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, कुछ इमरान खान साहब के यानी हुकूमत के गोबर को भी हलवा साबित करना चाहते हैं, कुछ पीएमएलएन के गोबर को हलवा साबित कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिविटी सहाफत में भी खत्म हो गई है। तो अब यहाँ पे जो वे फॉरवर्ड है वो कौन निकालेगा? ये बताएं। जाहिर बात है आपको इसके लिए एक ऐसा नेशनल डायलॉग चाहिए
जहां पे सब बैठ के अपना दिल खोलें। कोई डिनाइल नहीं इसमें कि आपको नेशनल डायलॉग चाहिए, कोई ट्रुथ कमीशन होना चाहिए जिसमें बैठे और मसाइल के हल की जानिब हम बढ़ सकें ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ। अमीर साहब, मुझे ये बताएं, आपने वज़ीर आज़म का भी जिक्र किया, आप बड़े एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीजन जर्नलिस्ट हैं, बड़ी आपने रिपोर्टिंग की है और आपने बड़े प्रोग्राम होस्ट किए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का रोल हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि इस सारे मामले में होना चाहिए है या होना चाहिए था। इस सारे सीन से वज़ीर आज़म जो है वो गायब हैं। कोई स्टेटमेंट, कोई ट्वीट, किसी किस्म का बयान, किसी को टेलीफोन, किसी से रब्ता कि भाई मुल्क में इतना कुछ हो रहा है, मैं वज़ीर आज़म हूँ, मैं मुल्क का सरबराह हूँ, कोई इंटरवीन करें, कोई मामलात को अपने हाथ में लें। सियासत या पार्टी से भला तर हो के ये मसला हो चुका है, जिसको अभी आर्मी चीफ ने इंटरवीन किया और उसके बाद कुछ हद तक टेपर डाउन हुई हैं चीज़ें। रोल क्या है वज़ीर आज़म का और वो यहाँ इतनी लंबी और इतनी खामोशी क्यों इख्तियार किए हुए हैं? ये वाकई बड़ी हैरत की बात है कि अगर आप इसी आईजी के वाक़े को लें तो जो आईजी होता है वो फेडरल गवर्नमेंट का मुलाजिम होता है दरअसल, और फेडरल गवर्नमेंट अपने मुलाजिम की सर्विसेज रेंडर करती है प्रोविंसेस को। तो अगर फेडरल गवर्नमेंट का एक मुलाजिम, और वो भी 22वें ग्रेड का ऑफिसर, अगर उसको कोई इस तरह से आके ह्यूमिलिएट कर रहा है या मैन हैंडल कर रहा है, तो सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की आवाज सामने आनी चाहिए थी कि हाँ, कौन होता है जो मेरे 22वें ग्रेड के मुलाजिम को, पूरे पाकिस्तान में 22वें ग्रेड के कितने मुलाजिम होते हैं? 20-22 टोटल। तो अगर आप यानी इस लेवल के, तो ये प्राइम मिनिस्टर को सबसे पहले आना चाहिए था सामने, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की खामोशी मानी खेज है। इसी तरह से अगर आप नेशनल डायलॉग की बात करते हैं तो भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो बिल्कुल ऑपोजिशन को नजरअंदाज कर रहे हैं। ऑपोजिशन के अंदर बहुत खामियां हैं, ऑपोजिशन भी अपॉर्चुनिस्ट है, ऑपोजिशन जो है वो भी अपने केसेस बचाना चाहती है, इसके अलावा उसका कोई कौमी एजेंडा नहीं है, हम जानते हैं। लेकिन वजीर आजम जो होता है वो माई बाप होता है, वजीर आजम जो होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। वजीर आजम ने कौम को लीड करना है, कौम को गाइडेंस मुहैया करनी है। अगर वजीर आजम भी ये कहे कि जी मैं इसको लात मारो, उसको लात मारो, ये दफा हो मेरी बला से, तो भाई फिर कौन आके बात करेगा? फिर हम मोदी को तो नहीं कह सकते कि भाई आके हमारे कौम को रास्ता दिखाओ, या हम किसको कहेंगे? कोई हम किसी और पड़ोसी मुल्क के सदर या वजीर आजम को कहेंगे कि वो आके हमारी मदद करे? इस बहरान से वजीर आजम को ही कौम को बाहर निकालना है। और अब जिस मैच तक बात चली गई है, मुर्तजा, वो जिस तरह वो नदीम अफजल चंद जो कहते हैं ना कि गल वध की है, अब बात जो है ना वो पीछे हटने वाली नहीं है। जो ये आईजी वाला मामला हो गया, जो नवाज शरीफ साहब ने 3 दफा अपने खिताब के अंदर जो कुछ कह दिया है, कम से कम 20-25 सालों में मेरे कानून ने, तो ये जो मेरी फ्रेश मेमोरी है, हमने पाकिस्तान के किसी सियासतदान से इस तरह फौज के सर्विंग आर्मी चीफ, सर्विंग DGISI को यूं चैलेंज और कंटेस्ट करते हुए और उन पर इतने भयानक इल्जाम लगा हमने नहीं सुना कभी भी, ना कभी उससे पहले पढ़ा है, जो उससे पुरानी तारीख है। लिहाजा अब और क्या चाहते हैं आप? जो एक भरम है, जो एक बहुत फ्लिमजी सी लेयर होती है इन सारे दारों के दरमियान, वो लेयर खत्म हो रही है, वो पर्दा चाक हो रहा है। अब आप क्या चाहते हैं कि ये सारे आपस में हेड ऑन हेड कोलिजन हो जाए? फौज मीडिया का गरेबान पकड़ ले, मीडिया नवाज शरीफ का गरेबान पकड़ ले, नवाज शरीफ इमरान खान का गरेबान पकड़ ले, तो हम कहां जा रहे हैं? ये जो इस वक्त सिचुएशन है, ये हमारे मुल्क को एक खतरनाक मुस्तकबिल की तरफ लेकर जाएगी। जो ये कराची वाला वाकया हुआ है, ये इसी बात की अलामत है। आप इदारे जो है वो अपनी अपनी पावर एक्सरसाइज करेंगे। मैं बहुत सारी बातें अभी नहीं कर सकता आपसे उस तरह से, आप समझ सकते हैं बिटवीन द लाइंस में क्या कहना चाह रहा हूं। जो PMLN और पीपल्स पार्टी का बयानिया है, वो भी बहुत बुलडोजिंग किस्म का बयानिया है। वो भी सबको पता है कि वो अपने केसेस बचाने के लिए और अपनी जो उनकी ऊपर जो इल्जामात हैं, वो उसके लिए ढाल बना रहे हैं पाकिस्तान के कौम को और पाकिस्तान के मुल्क की सलामती को और सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस को। तो ये एक बहुत गंदा खेल खेला जा रहा है हर तरफ से। वजीर आजम ने, आप देखें अभी जो उन्होंने 17 तारीख को जो उन्होंने टाइगर फोर्स से खिताब किया, उसमें उन्होंने कहा नवाज शरीफ गीदड़ है और दुम दबाकर भाग गया है। नवाज शरीफ आगे से कुछ और कह रहा है। मरियम जो वो इमरान खान को जो है वो कह रही है कि तुम बच्चे हो, तुम बड़ों के काम में बीच में ना हो। बिलावल जो है वो फर्स्ट लेडी के बारे में बातें कर रहे हैं। भाई ये क्या हो रहा है? आखिर इसका कोई डेड एंड भी आपने करना या नहीं करना? क्या आपने एक दूसरे के बाल, जैसे मोहल्ले की औरतें आपस में लड़ती हैं, क्या आपने मोहल्ले की औरतों की तरह आपने आपस में लड़ना है और लड़ के एक दूसरे के बाल नोचने हैं, सर फाड़ना है, आपस में क्या करना है? ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ अमीर अब्बास साहब मौजूद थे। आप